बेटा आज हम लोग अपने वीडियो में संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों को पढ़ेंगे और इस बात को भी पढ़ेंगे कि संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों में अम्लीयता और क्षारीयता का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, या वे कंपाउंड कब ज़्यादा स्थायी होते हैं और कब कम स्थायी रहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि संक्रमण तत्वों के यौगिक निर्मित कैसे होते हैं। तो बेटा ज़्यादातर अगर मैं बात करूं संक्रमण तत्वों में से, तो क्योंकि संक्रमण तत्व एक प्रकार के मेटल हैं, अगर धातु है तो वो पॉजिटिव आयन बनाने का नेचर रखते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व जो है वो एक प्रकार की धातुएं हैं और धातुएं का मतलब है ये पॉजिटिव आयन अर्थात धनायन का निर्माण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बेटा अगर कोई भी धातु एटम धनायन का निर्माण कर सकता है अगर, तो वो अभिक्रिया के दौरान ज्यादातर ऐसे एलिमेंट के साथ संयोग करेगा जो एलिमेंट निगेटिव चार्ज रखते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों में तो खुद का धनायन है और क्योंकि वो खुद धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये हमेशा उस आयन को अट्रैक्ट करेंगे जिस आयन पर निगेटिव चार्ज है। तो बेटा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी संक्रमण तत्वों के या धातुओं के धनायन होते हैं, या तो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल सल्फर, क्योंकि सल्फर जब निगेटिव चार्ज के फॉर्म में जाता है सल्फाइड आयन का निर्माण करता है, सल्फर से कंबाइन कर लेता है और कंपाउंड का निर्माण करता है, या तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके यौगिकों का निर्माण करता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि संक्रमण तत्व जो है उनमें से ज्यादा संक्रमण तत्व ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। मेनली संक्रमण तत्व जो है या अन्य किसी भी तत्व की मैं बात करूं, ऑक्सीजन से कंबाइन करने की क्षमता ज्यादा होती है। इसके अलावा ये फ्लोरीन से भी रिएक्शन कर सकते हैं, क्लोरीन से भी रिएक्शन कर सकते हैं, और अगर ये लिस्ट रखी जाए तो काफी लंबी रहेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि क्योंकि संक्रमण तत्व धातु हैं, धनायन का निर्माण करते हैं, अतः ये किसी दूसरे ऐसे तत्व से अभिक्रिया करने में तुरंत माहिर हैं जिन पर कैसा चार्ज आ सकता हो, निगेटिव चार्ज आ जाता हो। अगर किसी एलिमेंट में ऐसा नेचर है कि वो निगेटिव चार्ज रख लेता है, संक्रमण तत्व उनसे अभिक्रियाएं कर लेता है। लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए तो हमें संक्रमण तत्वों के कंपाउंड में ज्यादातर कंपाउंड ऐसे मिलते हैं जिनमें से कोई भी संक्रमण तत्व ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कंपाउंड का निर्माण करता है, क्योंकि ज्यादातर संक्रमण धातुओं के यौगिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनते हैं। हम ऐसे यौगिकों को कहते हैं संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड यौगिक। अगर कोई भी संक्रमण धातु है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई बाइनरी कंपाउंड का निर्माण करता है, तो हम ऐसे कंपाउंड को कहेंगे ऑक्साइड यौगिक। अब बाइनरी कंपाउंड क्या है? बाइनरी कंपाउंड का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जो दो तत्वों से बना हो, दो प्रकार के एलिमेंट्स के साथ बना हो। जैसे अगर मेरे पास कोई कंपाउंड आ जाता है, ये लोहे का कंपाउंड है FeO। अब संक्रमण तत्व है Fe, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, दोनों ने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया और फेरस ऑक्साइड का निर्माण किया। अब ये संक्रमण तत्व का क्या बन गया? ऑक्साइड। मेरे पास संक्रमण तत्व का एक और ऑक्साइड जो Fe और O के बीच में ही बनता है, Fe2O3, ये भी संक्रमण तत्व का ऑक्साइड है। और बेटा ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये दोनों जो यौगिक बनके तैयार हुए हैं दो प्रकार के एलिमेंट से, फर्स्ट इज Fe एंड अदर इज ऑक्सीजन। फिर इसमें भी देखते हैं वही है Fe और ऑक्सीजन। हालांकि Fe के एटम बढ़ गए हैं, ऑक्सीजन के एटम बढ़ गए हैं, लेकिन अगर मैं चेक करूं तो दो प्रकार के एलिमेंट से बना है। पहला एलिमेंट Fe और दूसरा एलिमेंट O। आयरन और ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये यौगिक बनाए गए हैं। हम ऐसे यौगिकों को बाइनरी यौगिक या द्विक यौगिक कहते हैं। तो ये बाइनरी कंपाउंड होते हैं जो दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने। तीन प्रकार के एलिमेंट से अगर बनता है कोई भी यौगिक तो हम उसको त्रिक यौगिक कहते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ये ज्यादातर बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। और अगर मैं जनरल बात करता हूं तो संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड कुछ इस फॉर्म में होते हैं। अगर मैं संक्रमण तत्वों को M नाम दे देता हूं, M नाम क्यों देते हैं? M का मतलब है मेटल, और जितने भी संक्रमण तत्व है वो एक प्रकार के क्या है? धातुएं हैं। तो अगर मैं M नाम देता हूं तो संक्रमण तत्वों के कंपाउंड MO,
M2O3, M2O4, MO2, M2O7 इस टाइप के कंपाउंड बनाकर तैयार करते हैं, जहां पर M क्या है, संक्रमण तत्व है, और जो O है वो ऑक्सीजन एटम को दिखाता है। तो इस प्रकार के तमाम यौगिकों का निर्माण कर सकता है। अगर कोई भी संक्रमण तत्व मैं रखूं और उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो इस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। तो मैं यहां इस संक्रमण तत्वों के यौगिक के विषय में कुछ जानकारी देता हूं। क्या लिखते हैं संक्रमण तत्वों के यौगिक में? क्योंकि संक्रमण तत्व धातुएं हैं और अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को त्यागते हुए या इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हुए, वे धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अगर कोई अगर एलिमेंट तो वो धनायन बनाएगा, धनायन बनाते हैं। ये धनायन जो संक्रमण तत्वों ने बना रखे हैं वो धनायन, ये धनायन ऋण विद्युतीय परमाणुओं से, ऋण विद्युतीय परमाणुओं का मतलब है जो नेगेटिव चार्ज आयन का निर्माण कर सकते हो। ये जो धनायन बनते हैं ये ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ मिलकर कई प्रकार के बाइनरी लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं द्विक यौगिक। बाइनरी कंपाउंड को द्विक यौगिक कहते हैं। द्विक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से संक्रमण तत्वों के यौगिक का निर्माण होता है। हाँ, इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ज्यादातर जो संक्रमण तत्व हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हुए बहुत सारे बाइनरी कंपाउंड बना सकते हैं। तो मैं इस बात को भी यही लिखूंगा, संक्रमण तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हुए सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। यौगिकों का निर्माण करते हैं। यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब बात आती है सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं संक्रमण तत्व किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या अन्य भी कोई एलिमेंट है जिसके साथ यौगिकों का निर्माण होता है? तो लगभग सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ संक्रमण तत्वों के यौगिकों का निर्माण होता है, परंतु ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जब संक्रमण तत्व कंबाइन करता है तो संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में चेंज होते हुए जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाता है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड आपके सामने लिख दिए हैं। और बेटा ध्यान रखने वाली बात है, जब डिफरेंट कंपाउंड का निर्माण होगा हर एक कंपाउंड में धातु की ऑक्सीकरण संख्या अलग होगी। ये मेटल ने ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड किया बनाया है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2 है।
इस मेटल ने जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। जब इसमें बनाया गया है कंपाउंड, तो यहां धातु की ऑक्सीकरण संख्या +4, और जब यहां कंपाउंड बन के तैयार हुआ है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या बेटा होती है +7। इसका मतलब है मेटल के जितने भी ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बने हैं, हर एक कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेज चेंज होती गई है। मेटल डिफरेंट ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर पहुंचा है और उन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर पहुंचकर उसने ऑक्सीजन से कंबाइन किया है। क्योंकि विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर ऑक्सीजन से कंबाइन किया, इसीलिए किसी सूत्र फॉर्मूले पर 1 ऑक्सीजन कंबाइंड है, किसी फॉर्मूले पर 3 ऑक्सीजन कंबाइन है, किसी पे 4, किसी पर 2 और किसी पर 7 ऑक्सीजन उस मेटल के साथ कंबाइन है। अब बात आती है कि सर ये ऑक्सीकरण संख्या अगर चेंज हो जाती है, अगर मैंने सेम माना कि मेटल सब में सेम है और सब में ऑक्सीजन है, लेकिन कंपाउंड कई सारे बने हैं, क्योंकि जितने भी कंपाउंड है वो मेटल M और ऑक्सीजन से बने हैं। मेटल M और ऑक्सीजन से बनने के कारण क्या ये सभी कंपाउंड जितने भी बनकर तैयार होते हैं, सभी के गुण समान होते हैं, क्योंकि बने तो दोनों समान चीजों से हैं, दोनों M नामक मेटल और ऑक्सीजन से बने हैं। क्या इन सभी कंपाउंड्स के गुण समान होंगे, या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेज क्योंकि चेंज है, क्या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेज के चेंज होने पर कंपाउंड के गुणों में क्या कोई चेंज आता है? तो हम सबसे पहले इस बात को पढ़ लेते हैं। अगर किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर कंपाउंड्स को तैयार किया जाए, तो क्या उन सभी कंपाउंड्स के गुण समान होंगे या उन सभी कंपाउंड्स के गुण कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे? उसके लिए बेटा मेरे पास एक चार्ट है, मैं उस चार्ट को बना के आपको बताता हूं और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने इन सभी कंपाउंड को बनाने के लिए MnO, Mn2O3, Mn3O4, MnO2, Mn2O7, इन सभी कंपाउंड्स को बनाने के लिए मैंने 2 एलिमेंट को रिएक्शन में लाए, एक Mn और दूसरा ऑक्सीजन। हमने इन्हीं 2 एलिमेंट की रिएक्शन करवाई और इन्हीं 2 एलिमेंट की रिएक्शन कराने पर मुझे पता चला कि Mn क्योंकि संक्रमण तत्व है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर सकता है। Mn ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज किया और ऑक्सीकरण अवस्था को बदलते हुए उसने कई प्रकार के कंपाउंड को बनाया। जो एलिमेंट अपने ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज नहीं कर सकता, वो एलिमेंट बाइनरी कंपाउंड बनाने के लिए केवल एक ही यौगिक बना सकता है। जैसे अगर मैं Mn की जगह पे Na को यूज कर लेना और ऑक्सीजन से विक्रिया कराता, केवल एक कंपाउंड का निर्माण होता Na2O। क्यों? क्योंकि Na संक्रमण तत्व तो नहीं है और वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज भी नहीं कर सकता है, इसलिए Na का ऑक्सीजन के साथ मात्र एक कंपाउंड बनेगा और वो होगा Na2O। तो जब भी कभी बाइनरी कंपाउंड की बात आती है, नॉर्मल एलिमेंट केवल एक ऑक्साइड बना सकता है, लेकिन अगर मैं Mn की ऑक्सीजन से विक्रिया करवाता हूं, क्योंकि Mn एक प्रकार का संक्रमण तत्व है, Mn एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करता है, और जब Mn एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हुए एक से अधिक प्रकार के कंपाउंड्स भी बना सकता है। अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि जब Mn ने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाए हैं, क्या इन सभी कंपाउंड्स में Mn की ऑक्सीकरण संख्या सेम रही है या सभी कंपाउंड में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई है, चेंज हुई है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिखे देता हूं, लेकिन मैं समझा भी देता हूं कैसे निकलेगी। बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास पर पढ़ भी रखा है, और नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको ध्यान दें कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। अगर मुझे इस कंपाउंड में Mn की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की तो फिक्स है, ऑक्सीजन एक नॉर्मल एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा के लिए फिक्स है -2, लेकिन Mn एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है, और उस संक्रमण तत्व के कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो सकती है। अब क्योंकि Mn की ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो जाती है, मुझे ये चेक करना है कि क्या सभी में ऑक्सीकरण संख्या सेम है कि अलग अलग है। तो मुझे क्योंकि इस फॉर्मूले में MnO के फॉर्मूले में मुझे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेज चाहिए, मैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखा देता हूं, X।
जिसकी निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या x। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मुझे मालूम है -2, और क्योंकि कंपाउंड के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगा इसलिए इक्वल टू 0। x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। अगर यहां कोई चार्ज देता, -1 लिखा होता तो मैं भी यहां -1 लिख देता। क्योंकि कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है उस पूरे कंपाउंड पर, मैं चार्ज की अमाउंट को क्या लिखता हूं 0। इससे सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू +2। इसका मतलब इस फॉर्मूले में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी है? +2 है। इस फॉर्मूले पे निकालेंगे डायरेक्टली, देखो देखते हैं। Mn की तो x कर लिखोगे क्योंकि 2 है Mn, 2x प्लस एक ऑक्सीजन की होती है -2। सिंगल ऑक्सीजन एटम -2 ऑक्सीडेशन स्टेज रखता है। 3 ऑक्सीजन एटम -6 की ऑक्सीडेशन स्टेज रखेंगे क्योंकि चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। देन 2x इज इक्वल टू +6 एंड x इज इक्वल टू +3। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेज कैसी है? +3। इसका मतलब है Mn ने जब डिफरेंट कंपाउंड को बनाया, उन डिफरेंट कंपाउंड में उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी कैसी थी? अलग थी। मैं बाकी इसको अगर मैं चेक करता हूं Mn3O4 की, तो 3 Mn है इसलिए 3x। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेज -2 तो 4 ऑक्सीजन की -8 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू +8/3। यहां पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या +8/3। यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4, और अगर मैं वहां चेक करने जाता हूं तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7। अब इससे आप चेक कर सकते हो कि Mn ने जितने भी ऑक्साइड बनाए, मैग्नीज ने जितने भी ऑक्साइड बनाए, सारे के सारे ऑक्साइड में उसकी ऑक्सीकरण संख्या डिफरेंट है। अगर मैं चेक करूं, मैंने ऐसे अरेंजमेंट में भी फॉर्मूलों को लिखा था कि आप जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो मैं यहां लिखे देता हूं, आप लेफ्ट टू राइट गए, और जब लेफ्ट टू राइट गए आपने इस बात को पाया ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। आप जैसे ही Mn में जो सीरीज मैंने बनाया इसमें से Mn के कंपाउंड में लेफ्ट टू राइट चलना चालू करते हो तो कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। अब मुझे एक और चेक करना है कि अगर मैं किसी भी संक्रमण तत्वों के कंपाउंड को इस अरेंजमेंट में लिखूं कि उनकी ऑक्सीकरण संख्या लगातार बढ़ती रहे, किनकी ऑक्सीकरण संख्या? संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या गुणों में कोई परिवर्तन आता है? क्या इसके और इसके गुण में कोई चेंज होगा? क्या इसके आगे गुणों में कोई चेंज होगा? या फिर हम इस बात को कह देंगे कि नहीं, ये भी MnO से बना है, ये भी MnO से बना है, गुणों में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं अब गुणों में चेंज को बताता हूं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान भी रखिएगा। सबसे पहले मैं चलूंगा स्थायित्व पर। स्टेबिलिटी एक ऐसा नेचर है, जब भी किसी दो एलिमेंट्स को मिलाकर एक से ज्यादा यौगिकों का निर्माण किया जाए तो जिस यौगिक में संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिक है वो अधिक स्थायी है, और जिसमें संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण संख्या कम है वो कम स्थायी है। अर्थात ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि पर ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि पर यौगिकों का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। यौगिकों का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। अर्थात हमने दो कंपाउंड, अगर मुझे ये कंपाउंड होता है, ये दो कंपेयर करने के लिए पूछता है MnO Mn2O3 में जौन कौन ज्यादा स्थायी है, तो जिस यौगिक में संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है वो ज्यादा स्थायी है, और जिस यौगिक में संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कम है वो कम स्थायी है। तो स्थायित्व कैसा होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी हाई, स्थायित्व ज्यादा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी लो होती है, टिकाऊपन कम होता है।
अभी मैं आगे और बात करता हूं, क्या हमारे पास केवल स्थायित्व का ही नेचर था जो मैं इसमें पढ़ रहा था, या अन्य कोई नेचर है? तो मैं सेकेंड नेचर की बात करूंगा यहां पर, क्या? प्रकृति। अब प्रकृति में मुझे दो नेचर देखने हैं, कौन कौन से? एक अम्लीय नेचर और दूसरा क्षारीय। तो मुझे दो प्रकार के नेचर्स को देखना है यहां पर कि अम्लीय और क्षारीय नेचर में क्या चेंज आता है। क्या किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाने पर यौगिक की अम्लीयता या क्षारीयता में परिवर्तन आता है, या सभी कंपाउंड्स की अम्लीयता क्षारीयता फिक्स है, चेंज नहीं होगी? तो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जब भी कभी ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, फिर ध्यान रखना ऑक्सीजन के प्रति, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है ना, तो जब भी किसी यौगिक में ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, अम्लीयता का गुण बढ़ेगा। देखो मैं लिखता हूं, ऑक्सीजन के प्रति ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने पर यौगिकों की अम्लीय प्रकृति, यौगिकों की अम्लीय प्रकृति में वृद्धि, जबकि यौगिकों की क्षारीय प्रकृति में कमी आती है, यौगिकों की क्षारीय प्रकृति में कमी आती है, है। बेटा मैं इस कंपाउंड के एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता सकता हूं कि जो शुरुआत में मुझे दो यौगिक दिए गए, इनकी प्रकृति क्षारीय है, बेसिक नेचर के हैं, एल्कलाइन नेचर है, इनका बेसिक नेचर के हैं दो। अगर मैं इसके बाद दो कंपाउंड्स की बात करूं तो ये उभयधर्मी प्रकृति के हैं, उभयधर्मी। बेटा उभयधर्मी क्या होता है? उभयधर्मी वे कंपाउंड होते हैं अम्ल के साथ मिला जाने पर स्वयं को क्षार की तरह पेश करते हैं, और अगर इनको क्षार के साथ मिला दिया जाए तो ये स्वयं को अम्ल की भांति पेश करते हैं, अर्थात ये दोनों का नेचर रखते हैं। अम्ल के साथ अगर इसमें अम्ल डाल दिया तो ये अपने आप को क्षार की तरह बना लेंगे, और आपने इसमें क्षार डाल दिया तो अपने आप को अम्ल की तरह बना लेंगे। और मैं लास्ट वाले कंपाउंड की बात करूं तो बेटा इसकी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेज काफी हाई है, ये प्रकृति में कैसा है? अम्लीय है। तो मैं जैसे ही लेफ्ट टू राइट चलता हूं, मैं इस बात को देखता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, बेटा पदार्थ का अम्लीय नेचर भी धीरे धीरे क्या होने लगा? इंक्रीज करने लगा, और क्षारीय नेचर डिक्रीज करने लगा। ये तो सभी जानते हैं, जब कभी अम्लीय नेचर बढ़ेगा, अपोजिट नेचर जो क्षारीय है वो अपने आप घटने लगेगा। तो ये हो गई अम्लीय नेचर और क्षारीय नेचर की बात। अब मैं आगे और चलता हूं और नेक्स्ट टाइप के चीजों को पढ़ता हूं। तो आपके लिए बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, स्थायित्व हो गया। हाँ मैं एक एग्जांपल और इसमें लिख सकता हूं, क्या? अगर मुझसे पूछता है FeO और Fe2O3 दोनों लोहे के ऑक्साइड हैं, अगर इनमें से पूछता है अधिक क्षारीय कौन है, तो बेटा फिर से ध्यान रखना ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ने पर अम्लीय नेचर बढ़ता है, और ऑक्सीकरण संख्या के घटने पर क्षारीय नेचर बढ़ता है। मैं अगर इन दोनों में चेक करूं तो इन दोनों यौगिकों की आप ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल सकते हैं। यहां ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2, और इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे +3। अब अगर इनमें से पूछता है इनमें से दोनों में से अम्लीय नेचर किसका ज्यादा है, तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, ये ज्यादा अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा। लेकिन जब मैं क्षारीय की बात करूंगा तो ये ज्यादा क्षारीय होगा और वो कम क्षारीय होगा।
अगर दोनों में से कंपाउंड्स में मैं बात कर लूं कि स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, फेरिक ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कंटेन करता है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करेगा, जबकि फेरस ऑक्साइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इसकी स्थायित्व भी कैसी होगी, कम होगी, कम टिकाऊ होगा ये। तो इस प्रकार से आप कई डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेज की सहायता से आप स्थायित्व को भी बता सकते हो और ऑक्सीडेशन स्टेज की सहायता से आप अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को भी बता सकते हो। तो एक बार ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो गई, कंपाउंड चेंज हुआ, और कंपाउंड के साथ साथ उस कंपाउंड के गुण भी क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर यौगिकों के गुणों का परिवर्तन था कि अगर ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है तो यौगिक के गुणों में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। बेटा अगर हम बात करें आगे तो हमारे यहां एक कंपाउंड है जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम नाम है इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट, और बेटा इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, जिसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से के नाम से जानते हैं। तो बेटा हम लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने का प्रोसेस, इसके रिएक्शन की एक्टिविटी, ये किस हिसाब से रिएक्शन करता है और इसका दैनिक जीवन में यूज क्या क्या है, अर्थात इस कंपाउंड को कंप्लीटली हमें पढ़ना है। तो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम के कंपाउंड को पूरा पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।